तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण सारे वन शॉट सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आ, तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो वन शॉट वीडियो में हम लोग सारे सॉल्यूशन को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। शुरुआत से पहला है भौतिक परिवर्तन। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के लिए बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। परिचय। जो भौतिक परिवर्तन हमारा होता है, हम लोग देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन एक वह परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तु के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जैसे गंधक का पिघलना और बल्ब का जलना। ठीक, बल्ब जलने के बाद बुझ जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसका कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब कभी भी कोई नया पदार्थ ना बने तो वो हमारा होगा भौतिक परिवर्तन। डिफिनेशन की बात करें, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें वस्तु के द्रव्यमान और संगठन में वस्तु के द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन ना कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें वस्तु के द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन ना हो तथा इसमें क्या हो, किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो तथा इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो निर्माण नहीं होता है। नहीं होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी फिजिकल चेंजेस कहलाता है। इसे थोड़ा नीचे करते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, जैसे गंधक का पिघलना पहला है, गंधक का पिघलना दूसरा है बल्ब का जलना। बल्ब का
भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है कि जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो और उसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन ना हो, वही कहलाएगा भौतिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस। इसका एग्जाम्पल है गंधक का पिघलना, बल्ब का जलना। गंधक के पिघलने से किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और बल्ब का जलना, बल्ब एक बार जलता है फिर बुझता है, उसके बाद किसी नए पदार्थ का उसमें निर्माण नहीं होता है। देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें किसी वस्तु का किसी वस्तु में, जिसमें किसी वस्तु में द्रव्यमान और संगठन में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें द्रव्यमान और संगठन में परिवर्तन हो जाता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे दूध से दही बन जाता है, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, पहला हो गया। दूसरी एग्जाम्पल लिख देंगे चल जाएगा। दूध से दही का बनना, दूसरा कागज का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना। अब इसमें सभी नए पदार्थ बन रहे हैं, जैसे दूध से दही बन गया, जैसे दूध से दही बन गया, यह नया पदार्थ बन रहा है। कागज से कागज का जलना, कागज जलेगा तो राख प्राप्त होगा, वहां पर नया पदार्थ बनेगा। और लकड़ी को जलाओगे तब भी क्या प्राप्त होगा, कोयला प्राप्त होता है, तो लकड़ी का जलना। यही हो गया रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर यही है कि भौतिक परिवर्तन में वस्तु की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। इसमें इसके द्रव्यमान संगठन में परिवर्तन हो जाते हैं, इसके द्रव्यमान और संगठन में परिवर्तन हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन इसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गंधक का पिघलना, बल्ब का जलना, रंग, आकृति, आकार ये सब बदल जाता है, लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये भौतिक परिवर्तन में है, जैसे आकार का बदलना, रंग का बदलना, ठीक, तो इस नए पदार्थ का उसमें निर्माण नहीं होता। अगला देखते हैं कौन सा है,
अगला हमारा है रासायनिक, दो हो गया क्या, रासायनिक परिवर्तन, छोड़ देते हैं। रासायनिक समीकरण, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रासायनिक समीकरण आप समझ गए तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझ में आ जाएंगी। रासायनिक समीकरण क्या होता है, थोड़ा पकड़ना है नीचे। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसी नए पदार्थ का निर्माण करें। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और किसी नए पदार्थ का जब निर्माण हो तो वही कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक समीकरण आ गया, रासायनिक अपक्रिया होना चाहिए। रासायनिक अपक्रिया, कोई बात नहीं, रासायनिक समीकरण से रासायनिक अपक्रिया बता रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन दो हो गया। चलो पहले रासायनिक अपक्रिया ही देखो। रासायनिक अपक्रिया, अगर रासायनिक अपक्रिया आपको समझ में आ गया तो सारी अपक्रियाएं आपको समझ में आ जाएंगी। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलें और किसी नए पदार्थ का निर्माण हो, वही होता है रासायनिक अपक्रिया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें कि जैसे Na यानी सोडियम और Cl क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड बना गया तो यानी कि नए पदार्थ का निर्माण हुआ उसमें। और सोडियम और क्लोरीन अभी तो दो पदार्थ थे। एग्जाम्पल की डिफिनेशन पहले लिखवा दें। डिफिनेशन है जब क्यों परेशान कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करें, नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करें तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड।
ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करे। एक पदार्थ दूसरे अपकार में दूसरे पदार्थ में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करे तो वही होगा रासायनिक अपक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। जैसे जो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं जल। तो देखो हाइड्रोजन पहला पदार्थ, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ, तो दो पदार्थ आपस में मिले और बनाए जल। तो यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करें तो वही कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक अपक्रिया हो गया, इसी को लिख देते हैं, तब तक इसकी शॉर्ट ले लीजिए। रासायनिक समीकरण पढ़ना, इसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण वह होता है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए परमाणुओं को, रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए परमाणुओं को उनके सूत्रों द्वारा लिखना, उनको सूत्रों द्वारा लिखना। ठीक, रासायनिक समीकरण कहलाता है। परमाणुओं को यानी रासायनिक अपक्रिया में जितने भी परमाणु भाग लेते हैं उन्हें उनके सूत्रों द्वारा लिख दीजिए, बस हो जाएगा रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक क्या लिखेंगे, कुछ बड़ा है छोटा बड़ा नहीं, अरे रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए या फिर ऐसे लिख सकते हो, रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों को उनकी सूत्रों द्वारा लिखना, अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों द्वारा लिख दीजिए, हो जाएगा रासायनिक समीकरण। सूत्रों द्वारा लिखना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है यानी जो भी परमाणु होते हैं रासायनिक अपक्रिया में, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें उनके सूत्रों द्वारा निरूपित कर दो यानी लिख दो, वही होगा आपका रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, जैसे H+Cl, H2+Cl2, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के दो परमाणु, क्लोरीन के दो परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं 2HCl। यहाँ पर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन को उसके सूत्र द्वारा यानी H से फाइंड किया गया है और क्लोरीन को उनके सूत्र द्वारा Cl2 से
फाइंड किया गया है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, उसका सूत्र होता है, उसके सूत्र द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया, पहले हो गया हमारा अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले क्या होता है, अभिकारक होता है, और बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पाद। क्या प्राप्त होता है, उत्पाद। आप ये पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले होता है अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है हमारा उत्पाद। तो अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, उसमें से हमारा एक है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा नीचे ले आते हैं। संयोजन अभिक्रिया हमारा क्या होता है देखेंगे। अब संयोजन मतलब होता है जुड़ना। पहले जान लीजिए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें। ऐसे भी कह सकते हैं आप, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का जब निर्माण करें। दो अभिकारक एकल उत्पाद बनना चाहिए, दो अभिकारक होने चाहिए, एकल उत्पाद बनना चाहिए, तो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। डेफिनेशन लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें। एकल उत्पाद का निर्माण दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए H2 + दो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु आपस में मिलकर जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल। तो यहाँ पर दो अभिकारक मिला, एकल उत्पाद बना। दो अभिकारक देखिए, दो अभिकारक एकल उत्पाद बनाया, और जब दो अभिकारक एकल उत्पाद बनाए, दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का जब निर्माण करें तो कहलाता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया हमारा कहलाता है। ये हो गया हमारा एक अभिकारक, और ये हो गया हमारा उत्पाद। आप देख सकते हैं यहाँ कि एक उत्पाद बनता है, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बने तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन मतलब जान लीजिए पहले क्या होता है। वियोजन मतलब होता है टूटना। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, लेकिन वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोग।
वियोग मतलब होता है टूटना। ठीक, अब देखिए वियोजन अपक्रिया क्या होगा, इसमें एकल अपकारक यानी एकल अपकारक रासायनिक अपक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। एकल अपकारक रासायनिक अपक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। वह अपक्रिया लिखेंगे वह अपक्रिया है, वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक रासायनिक अपक्रिया के बाद रासायनिक अपक्रिया के बाद रासायनिक अपक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक रासायनिक अपक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वियोजन अपक्रिया होगा। एकल अपकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वियोजन अपक्रिया होगा, यानी कि इसमें जो अपकारक होंगे रासायनिक अपक्रिया के बाद टूट जाएंगे। क्या होंगे? टूट जाएंगे। NaCl मान रहे हैं, ये रासायनिक अपक्रिया के बाद टूट जाएगा। NaCl टूट गया। एकल अपकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बना। जब एकल अपकारक दो या दो से अधिक एक अपकारक हो और दो या दो से अधिक उत्पाद बने तब हमारा कहलाएगा वियोजन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया कहलाता है। जैसे मान ले ए बी यहाँ मिला है, अभी तो क्या है? जुड़ा है, लेकिन तुरंत ही अपक्रिया कराने के बाद ये क्या होगा? बिछड़ जाएगा, यानी A + B के रूप में टूट जाएगा, यानी दो या दो से अधिक अपकारक के रूप में टूट जाएगा। और दो या दो से अधिक अपकारक के रूप में जब टूटे तो हमारा कहलाता है वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। ये अपक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए पहले ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। कहलाती है।
अब ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्या है? वह क्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाएगी। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होगी? जैसे मान लें ए और बी आपस में अब क्रिया कर रहे हैं किसके ऊपर, और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद दोनों मिल जा रहे हैं, उसके बाद क्या निकाल देंगे? ऊष्मा। क्या उत्पन्न हो रहा है? ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न हो? ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न हो, तब कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, रासायनिक अपक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसी के जस्ट उल्टा होता है, इसी के उल्टा होता है। उसमें ऊष्मा जुड़ेगा यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, लेकिन इसमें ऊष्मा पहले से ही घटेगा। अभिकारक में से ऊष्मा घटेगा। वो अवकारक में से ऊष्मा घटेगा। यहाँ ऊष्मा जुड़ेगा, अवकारक में ऊष्मा जुड़ेगा और उत्पाद में ऊष्मा घटेगा। देखिए ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह क्रिया है ऊष्मा शोषी अपक्रिया वह क्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लिखवा दें, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसमें ऊष्मा पहले से उपस्थित होगी, इसमें ऊष्मा पहले से ही उपस्थित होगी, और जब ये जब बनेगी तो इसमें ऊष्मा घटेगी, ऊष्मा घटेगी। यहाँ माइनस होगी, यहाँ जुड़ेगी, अवकारक में ऊष्मा जुड़ेगी, उत्पाद में ऊष्मा घटेगी। बस यही होगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया में अंतर लिखने के लिए आपको बहुत आता है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया में बहुत खास अंतर नहीं है। बस आपको क्या लिखना है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा शोषी अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी अवशोषित मतलब अभिकारक में ही ऊष्मा जुड़ती है और उत्पाद में ऊष्मा घटती है। लेकिन इसमें अभिकारक में ऊष्मा घटती है और इसमें उत्पाद में ऊष्मा जुड़ती है। हालांकि हमने लिखा नहीं है, आप पहले जान जाएंगे कि यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ घटेगा, जहाँ जुड़ेगा तो वहाँ घटेगा, ठीक है, और यहाँ घट रहा है तो वहाँ जुड़ रहा है। जहाँ मतलब अभिकारक में अगर ऊष्मा घट रहा है तो उत्पाद में ऊष्मा जुड़ेगा, ठीक। तो ये अपक्रिया आपको समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या है? अपक्रिया इस वाले चैप्टर में आपको अपक्रिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, अपक्रिया बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो कर देते हैं छोटा, इसे पकड़ के लाते हैं, है ना। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या होता है? और बड़ी कठिन है, बहुत टफ लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी आसान लगेगा आपको। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या होता है? वियोजन आप लोग पहले से ही पढ़ लिए। वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब होता है टूटना। अब भाई
वियोजन मतलब होता है टूटना, और पहले से ही लिखा है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। अब हमारी जो भी वियोजन अपक्रिया होगी, हमारी जो भी वियोजन अपक्रिया होगी वो होगी हमारी ऊष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। वह वियोजन अपक्रिया, वह वियोजन अपक्रिया जिसमें वह वियोजन अपक्रिया जिसमें ना लिखो, वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो, ऊष्मा के उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। इसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। भाई ये तंग कर रहा है। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। अब वह वियोजन अपक्रिया है जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो, किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में, वो भी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया मतलब टूटे वहां पर अभिकारक, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, तब किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में, वही होगा ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। जैसे हम लोग कराए थे ए और बी की अपक्रिया, क्या बन गया था? ए और बी आपस में टूट गया था, लेकिन ये होगा ऊष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। बस हो गया ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। इसी को कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। अपघटन मतलब होता है टूटना, और वियोजन मतलब भी होता है टूटना। अपघटन मतलब भी होता है टूटना, और वियोजन मतलब भी होता है टूटना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया में वह वियोजन अपक्रिया, ये कॉमन रखेंगे, जो भी वियोजन अपक्रिया आएगी वह वियोजन अपक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में हो, ऊष्मा की उपस्थिति में होता है, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया क्या होता है, इसे लिख देते हैं ऊपर। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया का डेफिनेशन लिखते हैं कि अब वियोजन मतलब आपको बहुत बार बता चुके हैं कि होता है टूटना। वियोजन मतलब होता है टूटना प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और जो वियोजन अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी, जो वियोजन अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी वही होगा प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। लिखोगे वह वियोजन अपक्रिया जो किसका प्रकाश उपस्थित हो? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश में होता है, सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है।
ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, सॉरी, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। वह वियोजन अपक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन वह वियोजन अपक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, वह वियोजन अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लीजिए कि अब ये हो गया वियोजन अपक्रिया किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। मेरे भाई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपका डिफिनेशन भी अच्छे से आप लिख लेंगे। रासायनिक अपक्रिया आपको रटनी नहीं होती, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी रासायनिक अपक्रिया टूट रही है, कौन सी रासायनिक अपक्रिया जुड़ेगी कि उसमें टूटेगी। ठीक, अगर जुड़ रही है, दो अवकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो पता हो जाएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यह संयोजन अपक्रिया है। लेकिन वही चीज किसकी उपस्थिति में हो? प्रकाश की उपस्थिति में हो तो आप बता सकते हैं कि प्रकाशीय संयोजन अपक्रिया है। ठीक, इसे कहते हैं दूसरे नाम से प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया को जानते हैं कि प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। किसके नाम से? प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अपघटन मतलब ही होता है टूटना, अपघटन मतलब भी होता है टूटना। ऐसे अपघटन लिखा आएगा, अपघटन मतलब भी होता है टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा विद्युत वियोजन अपक्रिया। विद्युत वियोजन अपक्रिया, क्रियाएं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपकी क्रियाएं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अब क्रिया दे देता है आपको, आप कर नहीं पाते हैं, तो अब क्रिया जरूर करके जाइएगा। सारी क्रियाएं अगर आपने कर ली तो एकदम एग्जाम के फोड़ में है, एग्जाम में फोड़ के आइए, फोड़ सकते हैं आप एग्जाम को। अलग एग्जाम को नहीं फोड़ सकते, एग्जाम के पेपर को आप फोड़ सकते हैं, अच्छे से उसे हल कर पाएंगे कि ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी अपक्रिया क्या होती। चलिए देखते हैं डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या होगा। आपके मन में चल रहा होगा कि इसका डिफिनेशन ये होता है, आप लोगों को पता होगा। कुछ बच्चे बहुत जानकार होते हैं लेकिन कुछ बच्चे क्या है, अभी बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, आप लोग बैठे हैं तो मेरे साथी बैठने से कुछ नहीं होता। अभी 2-3 महीने बाकी हैं, जम के मेहनत करिए, अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के भी। तो विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या होता है, कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, बात ज़्यादा कर ली। वह वियोजन अपक्रिया, वह वियोजन अपक्रिया वह वियोजन अपक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो? विद्युत धारा, विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है। विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है। विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाता है। विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाता है। विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाता है।
देखो वियोजन मतलब हम बहुत बार बार आपको बता रहे हैं टूटना। वियोजन मतलब होता है टूटना। और यहाँ जो उपस्थित हो ये होगा उपस्थिति में, क्या होगा, इसे कह देना तुरंत उपस्थिति। इसकी उपस्थिति में ही ये सारे रासायनिक क्रियाएं होंगी, इसकी उपस्थिति में ही ये सारे रासायनिक क्रियाएं होंगी। ठीक है, इसकी उपस्थिति में वियोजन क्रिया हो रहा है। इसकी उपस्थिति में यानी विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में अगर वियोजन अपक्रिया हो रहा है तो जान जाइए विद्युत वियोजन अपक्रिया है। इसे कैसे कहते हैं कि विद्युत अपघटन भी अपक्रिया है। विद्युत अपघटन अपक्रिया है, दूसरा नाम है, दोनों आप लोग यानी विद्युत अपघटन अपक्रिया। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं, हम ए और बी का रिएक्शन करा रहे हैं यानी अपक्रिया करा रहे हैं तो किसकी उपस्थिति में करा दें, विद्युत धारा। किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा, ए और बी आप बिछड़ जाएगा, ए बी क्या होगा, बिछड़ जाएगा। और जब भी आपको बिछड़ता हुआ दिखे अवकारक, एक अवकारक बिछड़ता हुआ दिखे उत्पाद में तो जान जाइएगा क्या है, वियोजन अपक्रिया। कौन सी क्रिया, वियोजन क्रिया हमारी होगी। जब जब आपको एक अवकारक उत्पादों में बिछड़ता हुआ नजर आएगा तो होगा आपका वियोजन क्रिया। कौन सी क्रिया, वियोजन क्रिया। विद्युत वियोजन क्रिया, विद्युत अपघटन क्रिया सब एक ही है। चलिए देखते हैं विस्थापन क्रिया क्या होता है। ये विस्थापन क्रिया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे साथी, मेरे भाई। विस्थापन क्रिया जो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब लाल नहीं सही लग रहा कुछ, चलो ये सही है। देखो विस्थापन क्रिया क्या होता है, लिखेंगे कि विस्थापन क्रिया वह क्रिया है वह अपक्रिया है, विस्थापन क्रिया वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के स्थान से, यौगिक के स्थान से हटाकर वह क्रिया है जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के स्थान से हटाकर वह स्वयं स्थान ग्रहण कर ले। ग्रहण कर लेता है। विस्थापन क्रिया कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। विस्थापन क्रिया वह क्रिया है जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व के उसके यौगिक के स्थान से हटाकर वह स्वयं स्थान ग्रहण कर ले तो विस्थापन क्रिया कहलाता है। विस्थापन क्रिया कहलाता है। उदाहरण लिखते रहे हैं जैसे कि ए और बी और सी, इसका रिएक्शन कराना है, ए प्लस बी सी का रिएक्शन कराना। अब यौगिक तत्व आ रहा होगा कहीं आपको तत्व और कहीं आ रहा होगा आपको यौगिक। तत्व और यौगिक जानते ही होंगे। तत्व हमारा अकेला, तत्व हमारा कैसे अकेला होता है, तत्व हमारा अकेला रहता है, जैसे हाइड्रोजन
हीलियम, क्लोरीन, ये सब क्या है, अकेला है। लेकिन यौगिक हमारा, यौगिक आपका ग्रुप में आता है। किस में आता है, ग्रुप में। तो या दो से अधिक यौगिक होंगे। ऐसे आपका हीरो भी एक मूवी में हीरो अकेला आता है ना, वैसे ही सेम तत्व भी यहाँ अकेला ही आता है। और यौगिक क्या होता है, यौगिक हमारा गुंडों के साथ आता है। किसके साथ, गुंडों के साथ आता है। ऐसे कह सकते हैं कि यौगिक हमारा होता है दो या दो से अधिक तत्व मिले रहेंगे, और जो तत्व हमारा रहेगा वो अकेला रहेगा, यानी कि हीरो। ठीक, तो ये हमारा अकेला है तत्व। दो है तो यौगिक हो गए। अब एक तत्व किसी यौगिक को उसके स्थान से, किसी यौगिक के उसके स्थान से हटाकर एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के स्थान से, एक तत्व है ये दूसरा तत्व, ये दूसरा तत्व है, ये दूसरा तत्व है इसी का, ठीक, उसके यौगिक के स्थान से हटाकर, ये हमारा यौगिक है, इसके स्थान से किसी एक तत्व को हटा दे, किसी एक तत्व को हटा दे, और ये जाकर स्वयं यहाँ स्थान ग्रहण कर ले, ये जाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर ले, ये जाकर इसके पास या किसी के एक के पास बैठ जाए, तो होगा आपका विस्थापन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पर ए जाकर सी को लात मारकर भगा दिया, और ए और बी दोनों क्या हुए, मिल गए। ऐसे ही ए बी के, ए जाकर बी से मिल गया और सी चला गया अलग, ठीक। यानी एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसकी यौगिक के स्थान से हटा दिया और वह स्वयं स्थान ग्रहण किया, यही कहलाता है विस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया। देखिए जैसे और एग्जाम्पल है आपकी, अगला एग्जाम्पल बताते हैं। देखो ऐसे निकालना पड़ेगा, इसे मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बचा एक अगला एग्जाम्पल बता दें कि जिंक प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब जिंक और एल्युमिनियम सल्फेट की अपक्रिया कराई जा रही है, तो ये बन जाता है हमारा, बन जाएगा अभी, देखिए क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Al2। अब देखिए यहाँ क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये हमारा जिंक है, ये हमारा बन गया जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया। यहां से आप देख सकते हैं जिंक एल्युमिनियम को हटा दिया, जिंक जाकर एल्युमिनियम को विस्थापित कर दिया यानी हटा दिया, और वह जाकर जिंक के एल्युमिनियम के स्थान पर वह स्वयं स्थान ग्रहण कर दिया, तो यही कहलाता है विस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया। ऐसे भी कह सकते हैं जो अधिक ज़्यादा क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील वाले धातु को हटाकर वह स्थान ग्रहण कर ले तो विस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। ज़्यादा क्रिया मतलब ये अधिक शक्तिशाली वाला धातु कम शक्तिशाली वाले धातु को हटाकर वह स्थान ग्रहण कर ले, यानी ज़्यादा शक्तिशाली वाला हमेशा जीतता ही है। वैसे आप जानते हैं ज़्यादा शक्तिशाली वाले हमेशा जीतते हैं, और कम शक्तिशाली वाला बेचारा हट जाता है पीछे, तो ये बेचारा चला गया पीछे और ये जाकर इसका स्थान ग्रहण कर लिया, यही कहलाता है विस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया होगी। हाँ, द्विविस्थापन अपक्रिया ही है। अब द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, पहले लिखेंगे डिफिनेशन। वह अपक्रिया जिसमें
वह क्रिया है, विस्थापन क्रिया वह क्रिया है जिसमें यौगिकों में तत्वों का अदला बदली हो, द्विविस्थापन क्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन क्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। अब वह क्रिया है जिसमें यौगिकों के में तत्वों के बीच अदला बदली हो, तो वही कहलाएगा, यौगिकों के बीच में तत्वों का अदला बदली हो वही कहलाएगा द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन में तत्वों के बीच यौगिकों के बीच तत्वों का अदला बदली हो, बता दें आपको, एक होता है जिंक सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसकी अपक्रिया कराई जाए तो ये हमारा बन जाएगा बेरियम सल्फेट, BaSO। कलर चेंज कर दिया, देखो ये हमारा बन जाएगा PaSO4 ZnCl2। यहाँ देखो जिंक बेरियम को क्लोरीन के स्थान से हटा दिया, और बेरियम चला गया सल्फेट के पास और जिंक चला गया क्लोरीन के पास। यहाँ देखिए तत्वों का अदला बदली हो रहा है, यौगिकों के बीच, तो यही होगा द्विविस्थापन अपक्रिया। ये होगा बेरियम सल्फेट, ये होगा जिंक क्लोराइड, ये हो गया जिंक सल्फेट, हिंदी में लिखते हैं, चलिए जिंक सल्फेट। ये है बेरिलियम क्लोराइड, जहाँ पर आपको तत्वों का अदला बदली होते हुए, यौगिकों के बीच तत्वों का अदला बदली होते हुए दिखे, वहीं आपका होगा द्विविस्थापन अपक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया, उसके बाद संक्षारण क्या होता है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन साथियों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आसान बना दे रहे हैं। और आपको अगर आप पढ़े होंगे तो आसान होगा, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन हम लोग किस लिए हैं? आसान बनाने के लिए आपके। ठीक, तो देखिए रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित
एक उपचयित होता है। उपचयित होता है। रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। एक अपक्रिया, ये होगा अपक्रिया, अपक्रिया। अब एक अपक्रिया अपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है। अपचयित उपचयित होता है। रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अपक्रिया हो गया। एक अपक्रिया अपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है। इसी में अपचयित होगा एक ऑक्सीकारक अपक्रिया और उपचयित होता है उपचयित होता है और अपचयित होता है ऑक्सीकारक अपक्रिया। ऑक्सीकारक मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका भी डिफिनेशन आप लोग को लिखवा दें अपचयित उपचयित का। चलो लिखवा दे रहे हैं। देखो क्या होता है अपचयित, अपचयित या ऑक्सीकारक, अपचयित या ऑक्सीकारक लिख सकते हैं। ऑक्सीकारक यहाँ देख सकते हैं। देखो अपक्रिया, अपचयित या ऑक्सीकारक अपक्रिया वह अपक्रिया होता है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग हो, यानी जुड़े, या ऑक्सीजन जो हमारा है जुड़े, ऑक्सीकारक अपक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकारक अपक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकारक अपक्रिया कहलाता है। सिंपल सा वही और क्रिया भी है, इसे छोटा सा उपचयित अपक्रिया क्या है? उपचयित, अपचयित हो गया उपचयित। इसमें हाइड्रोजन का योग होगा, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उपचयित अपक्रिया कहलाता है। उपचयित अपक्रिया कहलाता है। उपचयित अपक्रिया कहलाता है। तो चलिए अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कितना क्वेश्चन बचा है? ये सब तो भी बाकी है यार। संधारण क्या होता है? संधारण क्या होता है? पकड़ना है इधर, संधारण डिफिनेशन, अरे भाई डिफिनेशन वहाँ लिखना है। संधारण क्या होता है? जब कोई धातु वातावरण के संपर्क में आकर, जब कोई
धातु वातावरण के संपर्क में आती है और संक्षारित हो जाती है, ये संपर्क में, जब कोई धातु वातावरण के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, जब कोई धातु वातावरण के संपर्क में आकर वातावरण के अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर, इसको यहाँ पकड़ना है, अम्ल वातावरण में उपस्थित अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर, अम्ल आर्द्रता आज के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती हैं? संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारित हो जाती है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है जब कोई भी धातु अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क, यानी जब कोई धातु वातावरण के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। धातु जैसे लोहा हो गया, अभी कहीं मिट्टी में फेंक दो तो मिट्टी में उपस्थित होता है अम्ल यानी एसिड, ठीक, पीएच मान, ठीक, तो वो क्या कर देगा? लोहे पे जंग लगा देगा। क्या करेगा? लोहे पे जंग लगा देगा। लोहे पे जंग लगना, चांदी की परत पर चांदी पर काली परतों का चढ़ना, ठीक, सोने पर काली परतों का चढ़ना, ये सब क्या है? संक्षारण। क्या है? संक्षारण। ये ही सब धातुएं जब वातावरण के संपर्क में आती हैं तो अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं। अम्ल मतलब एसिड हो गया जो हमारा खट्टे पदार्थ होते हैं, और आर्द्रता जो हमारा हो गया नमी हो गया। क्या हो गया? नमी। आर्द्रता मतलब होता है नमी, ठीक। तो यही सब के संपर्क में आकर ये जो लोहे, सोने, चांदी जो धातुएं होती हैं ये सभी संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? संक्षारित हो जाती हैं। यही कहलाता है आपका संक्षारण। यही कहलाता है संक्षारण। एग्जाम्पल के लिए बता दें कि पहला, दूसरा, लोहे पर जंग लगना, चांदी पे काली परत का चढ़ना, काली परतों का चढ़ना, सोने पर काली परतों का चढ़ना, काली परतों का चढ़ना। ठीक। एग्जाम्पल के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परतों का चढ़ना, और सोने पर भी काली परत का चढ़ जाता है। ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को संक्षारण समझ में आया होगा। संक्षारण में कुछ नहीं है, बस आपको लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परतों का चढ़ना, सोने पर काली परत चढ़ जाना आप लोग जान ही गए होंगे। जैसे ढेर दिन से कहीं वो क्या नाम है, लोहे वोहे रख दीजिए तो लोहे पर एक परत चढ़ जाता है जिसे कहते हैं मोर्चा, कहते हैं जिसे
वही है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। अब इसे दूर कैसे किया जा सकता है? इस पर तेल लगा दीजिए, या फिर ग्रीस लगा दीजिए, या संलेपन कर दीजिए, या भी कोई पेंटिंग कर दीजिए। आप लोग यहाँ लोहे के पाइप लगा होगा, उस पर पेंटिंग किया जाता होगा। किस लिए? क्योंकि ये संक्षारित ना हो जाए जल्दी से। अब जब वस्तुएं संक्षारित हो जाती हैं तो ये इसमें हानि होने लगती है। क्या होने लगती है? हानि। जैसे देखते हैं पुल जो बनता है उसमें लोहे लगते हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे अब लोहे की अच्छी सी धात मिलाई जाती है आयरन की, जो और उसमें बहुत अच्छे से मतलब केमिकल वगैरह लगाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? जल्दी संक्षारित हो जाते हैं। वातावरण के संपर्क में आकर ये जल्दी संक्षारित हो जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचता है। क्या पहुंचता है? नुकसान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है जब, पहले तो ये आप मिटा दीजिए, पहले ये मिटा दे रहे हैं, पहले ना आप लोग बोलेंगे भैया लिख के लाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नंबर का आपका सारी रासायनिक क्रियाएं आएंगी, एक नंबर की आएंगी आपकी। ठीक, अगर आएंगे तो सीधा आपके 4 नंबर या फिर 5 नंबर के आ सकते हैं। 4 नंबर या फिर 5 नंबर के ये आ सकते हैं। क्या होता है जब, कहेगा रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, अब फिर लिखा रहेगा क्या होता है जब। अब क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अपक्रिया करता है। क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अपक्रिया करता है। तो लिख देते हैं, पहले लिखो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। जिंक का फार्मूला Zn। जिंक का सूत्र होता है Zn। अब क्या होगा, ये जिंक चला जाएगा SO4 के पास, जिंक ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? निकाल देगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? निकाल देगा। ठीक, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारा प्राप्त हो गया जिंक सल्फेट। क्या होता है जब, कैसे लिखेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अपक्रिया करता है तो हमारा बनाता है जिंक सल्फेट। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? बाहर निकाल देता है। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम से अपक्रिया करता है। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम से अपक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक Al2, एल्युमिनियम। ठीक, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? Al2Cl, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। और ये बनाएंगे हमारे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, और ये क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड को जल से क्रिया करा दीजिए। सोडियम ऑक्साइड को जल से क्रिया करा दीजिए। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है कि Na2O। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। H2O जल से क्रिया हो गया। ये आपका क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड जल से क्रिया कराने पर हमारा बन रहा है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, क्योंकि Na2OH2O यहाँ दिखाई दे रहा है। 2N कलर चेंज कर देते हैं, ये बन गया आपका 2NaOH। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम ऑक्साइड से अपक्रिया जब जल से कराई जाती है तो हमारा प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अपक्रिया कराओ। सोडियम, एक मिनट, सोडियम सल्फेट को NaSO4 को बेरियम क्लोराइड PaCl2 से अपक्रिया कराओ। PaSO4 NaCl, ये बन गया, वैसे ही दिखाई देगा। क्या क्या बनेगा? अब आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सा अपक्रिया है। अपक्रिया का नाम बताइए, इसमें आप अपक्रिया का नाम बताइए। बेरियम सल्फेट हो गया, Na2Cl2, यहाँ Na2 सोडियम सल्फेट रहेगा, Na2Cl2 लिख सकते हैं। बेरियम सल्फेट, ये क्या हो गया? बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट हो गया, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब आप लोग यहाँ कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं? सोडियम जाके बेरियम को हटा दे रहा है और स्थान ग्रहण कर ले रहा है। बेरियम आके सल्फेट के पास बैठ जा रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है? द्विविस्थापन क्रिया में नजर आए। आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा कि द्विविस्थापन क्रिया है। नेक्स्ट, बस इतनी ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो बेटा बोर्ड एग्जाम, मेरे भाई बोर्ड एग्जाम आ रहा है। आप लोगों को जम के पढ़ाई करना है। आप लोगों को 1 शॉर्ट वीडियो सभी क्लास 10th के जो साइंस है 1 शॉर्ट वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। जम के मेहनत करिए, ठीक? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।